सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट शो। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सुशील कन्या से। तो आइए मिलवाते हैं उजाला यादव जी से। नमस्ते आप सभी को। तो उजाला, मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब भी कोई लड़की पहली बार कैमरे के सामने आती है, परफॉर्म करती है, उसके मन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? जब कोई लड़की फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस कर रही होती है तो उसके दिमाग में जो सबसे बड़ा जो डर होता है ये होता है कि लोग क्या बोलेंगे। ओके। और जब इस डर से वो आगे निकलती है तो उसके सामने आते हैं परिवार और रिश्तेदार। रिश्तेदार में तो आप जानते हो, चाचा मामा ताऊ बुआ। तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि ये लोग क्या बोलेंगे, फिर परिवार रिश्तेदार को छोड़ के हम जब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो फिर जो हमारा पहला कदम होता है ना वो होता है हमारी सफलता की। हाँ, अगर किसी भी लड़की को सफलता हासिल करनी है तो उसको इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को सोचेंगे तो हम आगे अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी लड़की को इन सब चीज़ों को मतलब दिमाग से निकालना। आपने देखा होगा सफलता को लेकर के लड़कियां सफल होने के चक्कर में ना छोटे कपड़े पहन के परफॉर्म करने लग गई हैं। आप समझ गई होंगी मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? इस टॉपिक पे तो मैं सिर्फ इतना ही जवाब होगा मेरा। ठीक है, हर किसी को अपनी अपनी फ्रीडम मिली है कि आप अपनी लाइफ अपने मुताबिक जी सकते हो, कपड़े पहन सकते हो। बट पता है क्या, इसी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना कि आजकल के जो जनरेशन है, जो हमसे छोटी जो बच्चियां हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि अगर हमें पॉपुलर होना है तो हमें ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमें अपनी बॉडी एक्सपोज करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, और आजकल ये जो सोशल मीडिया जो लेके लोगों के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि हम पॉपुलर होना चाहते हैं, हम अपना फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो हर कोई चाहता है कि हम जितना जल्दी हो सके उतने पॉपुलैरिटी को हम हासिल करें। तो ये आगे के लिए ना बहुत एक गलत मैसेज आ रहा है कि बॉडी एक्सपोज करके फिर ड्रेस कप छोटे पहन के, तो उनके लिए गलत है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ गलती लड़कियों की नहीं है कि बॉडी एक्सपोज कर रही है, कपड़े छोटे पहन रही है। गलती उनकी भी है कि देखने वालों की, कि जितनी मान्यता आप ऐसी वीडियो को दे रहे हो, आप और भी वीडियो को मान्यता अगर दोगे तो फिर शायद ये आगे नहीं जाएगी। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लड़की ने कपड़े ऐसे पहने हैं तो उसके अच्छे खासे मिलियन में व्यूज़ है, लेकिन वही लड़की कुछ ढंग से कपड़े पहन के कुछ अच्छी वीडियो बना रही है बट उस पर कुछ व्यूज़ ही नहीं है। तो सामने जो देख रहा है इंसान, उसकी भी गलती है इसमें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इतना लाइक व्यू सब दे रहे हो, तो आप उसको भी दो। तो आप कहना चाहते हो कि लोगों के नजरिए में भी डिपेंड हाँ, है। लोगों के नजरिए पे डिपेंड करता है। तो उजाला, हमने देखा है और सुना भी काफी बार है, जैसे कि कोई नई एक्ट्रेस आती है और उसका फिर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं पहले उसका फायदा उठाते हैं, फिर उनको काम देते हैं। क्या ये सच है? सुना तो मैंने भी है बट अभी तक मैंने चीज़ों को फेस नहीं किया है। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर कुछ परसेंट ये गलत लोग हैं तो कुछ सही भी है। अगर ठीक है किसी ने किसी का फ़ायदा उठाया है तो ज़रूरी नहीं है कि सब उनकी तरह ही हो। कुछ सही भी हैं जो एक अच्छे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि हमें कैसे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ अगर गलत है तो कुछ सही भी है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम सही रास्ते पे जाते हैं या फिर गलत जाते हैं। मतलब लोग ऐसे मौजूद हैं, दोनों तरीके के लोग। हाँ, दोनों तरीके हैं। साफ सीधी बात है कि गलत है तो सही है, अगर सफ़ेद रंग है तो काला रंग तो है। बिल्कुल। ये दुनिया है। बिल्कुल। आप मतलब कि सब एक जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल। जैसे सबकी सोच सेम नहीं है वैसे ही इंसान भी यही है। उजाला, जैसे बोला जाता है आजकल एक अकेली लड़की सरवाइव नहीं कर सकती, सेफ नहीं है। तो आपको लगता है एक अकेली लड़की सरवाइव कर सकती है इस दुनिया में? बोलने के तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों का काम है बोलना। बट एक लड़की को ना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कुछ भी कर रही है, अगर लाइफ में अकेले है तो उसे वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा कि हाँ मैं अकेले रह के सब कुछ कर सकती हूँ। बट लाइफ है ना, कभी कभार ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि काश कोई हमारे साथ भी हो, हमारा भी कोई होता। बट हम जैसा चाहे अगर वैसा हो तो फिर जिंदगी, हाँ, जिंदगी का नाम ही वही है। बट हाँ, कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद से ही फेस की है। मैं बहुत कम एज में मैं मुंबई निकल गई थी एक्टर बनने के लिए। वहाँ पे मैं 1 साल मुंबई में मैंने खुद का टाइम दिया है, जहाँ पे मैं बिना फैमिली के थी।
और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। कभी घर से बाहर नहीं निकली मैं अकेले, शाम होते ही घर से बाहर निकलने में मुझे डर होता था। लेकिन फिर भी मैंने 1 साल मुंबई में अकेले बिताया है बिना फैमिली के, और वहाँ पे मैंने काम भी किया है। रात के 2-2 3-3 बजे शूट से घर पे आना। हालाँकि उस टाइम मेरा स्ट्रगल टाइम था, तो मैंने कुछ बेहतरीन काम नहीं किया, बट फिर भी मैंने अपना सर्वाइव करने के लिए मैंने काम किया है वहाँ पे। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने वहाँ पे। मैं अपने लाइफ की कुछ हिस्सा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ प्लीज। जब मैं मुंबई गई थी स्टार्टिंग में, तो पहले तो हम कुछ फ्रेंड्स थे, फ्रेंड के थ्रू हम गए थे वहाँ पे, कुछ सर्कल था हमारा फ्रेंड का, तो वहाँ पे मैं थी 1 मंथ। तो मुझे कुछ दिखा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं करूँगी आगे। तो एक टेंशन होने लगी, क्योंकि फैमिली से सपोर्ट नहीं था मेरा उस टाइम पे। मैं सिर्फ 1 मंथ का रूम का रेंट, खाने पीने के पैसे, बस उतने 1 मंथ का मैं लेके गई थी। क्योंकि फैमिली को लग रहा था कि अरे बच्ची है, चलो इसका मन है, रख लेते हैं, घूम के आ जाएगी, कुछ नहीं करेगी, हमें पता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जब मैं गई वहाँ पे 1 मंथ खत्म हुआ, फिर मुझे टेंशन होने लगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे अब नेक्स्ट मंथ के लिए। मैं यहाँ पे रहूँगी कैसे, फ्री में कोई रखने वाला है नहीं, मुंबई वैसे भी इतनी कॉस्टली है। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड के थ्रू काम पे गई मैं। मराठी का कोई कॉमेडी शो था, तो वहाँ पे आपने बहुत देखा होगा कि रियलिटी शो में ना पीछे वो ऑडियंस बैठ के क्लैपिंग कर रही होती है, हंस रही होती है। तो मैंने अपना वो काम स्टार्ट किया, और मेरे मुंबई का जो पहली कमाई थी मेरी, 20 घंटे में शूट पे थी, ऑडियंस के लिए मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, हंस रही थी, तालियां बजा रही थी मैं। 20 घंटे काम करने के मुझे मिले थे 150 रुपये। 150 रुपये? बाप रे। 150 रुपये मिले मुझे। फिर वहाँ पे कुछ टाइम मैंने कंटिन्यू काम किया। फिर 1 हफ्ते बाद मेरी पेमेंट आई 250 रुपये। अरे बाप, वो भी 1 हफ्ते बाद आई? 1 हफ्ते नहीं, मतलब वो पेमेंट मुझे उसी दिन मिल गई, लेकिन 1 हफ्ते बाद जो मेरी पेमेंट की ग्रोथ हुई वो ही 250 रुपये। 250 रुपये। क्योंकि मुझे हार नहीं माना था, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे करना ही करना है, तो मुझे पैसे तो कहीं ना कहीं से कमाने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने काम किया ऐसे ऐसे करते करते। फिर मैं कपिल के शो में गई, वहाँ पे भी मैंने काम किया, वहाँ मुझे मिले 5 या 700 रुपये मिले मुझे ऐसे करके। तो मुंबई का जो 1 साल का जो स्ट्रगल था, मतलब मेरे लिए बहुत टफ था। बहुत, आपने बहुत लोग के इंटरव्यू में सुना होगा कि बड़ा पाव खा के स्टेशन पे रह के उन्होंने टाइम किया है, लेकिन मेरे साथ बस ये था कि स्टेशन पे तो नहीं रही मैं, लेकिन हाँ बड़ा पाव मैंने भी खाया है, मैंने खाया है कभी कभार। मतलब कि दिल्ली आने से पहले 1 हफ्ते ऐसे थे कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मेरे घर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं घर पे बता भी नहीं सकती थी कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए, क्योंकि अगर घर पे बताऊंगी तो ये बोलेंगे कि तुम वो सब छोड़ के अब घर पे आओ, स्टडी करो, हम सब हैं। लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। 1 हफ्ते मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। फिर मुझे लास्ट जो मैंने अपना वर्क किया, पानीपत मूवी का नाम सुना होगा आपने, तो उसमें मैंने एज अ जूनियर आर्टिस्ट का काम किया। और लेकिन मैं जहाँ रहती थी और जहाँ पे शूट था, मतलब बहुत टाइम लग जाता था मुझे ट्रैवलिंग में, डिस्टेंस बहुत था। हाँ, तो मैं जब घर पे जाती तो मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे घर पे अगर मैं 3 बजे पहुँच रही तो 4 बजे मुझे निकलना पड़ता था। तो 2-3 दिन तो ऐसे हुए कि मैं बिल्कुल सोई नहीं। और मैं जहाँ पे रह रही थी ना, तो जो खाना पीना हमारा होता था, क्योंकि मैं घर पे सबकी लाडली, आज जो बोलूँगी वो बनेगा मेरे लिए, खाने के लिए चीज़ें जो बोलूँगी सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मैंने वहाँ पे ये फेस किया है कि खाने में गिनती की 2 रोटी और पानी वाली दाल मिलती है। सुबह में हमें ये कि 2 रोटी मिलेगी, पानी वाली दाल मिलेगी। फिर लंच में वही चावल के जो टुकड़े होते हैं ना, हम उनको बनाते थे वहाँ पे, क्योंकि मुंबई बहुत कॉस्टली है और मुझे सरवाइव करना था वहाँ पे। तो पानी वाली दाल, फिर चावल के टुकड़े वाले चावल बना के खाते थे, वो 2 रोटियाँ। तो मुझे अब तक से याद है। लाइफ में मेरे साथ ऐसे कई मोड़ आए हैं कि ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़ के मैं घर पे चल जाऊँ, मतलब कुछ आगे का फ्यूचर दिख ही नहीं तक मैं करूँगी क्या आगे। तो उस टाइम सिर्फ दिमाग में यही होता था कि अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ के अब घर चलो। लेकिन जैसे ये सवाल आता था ना कि छोड़ के घर चलो, तो मुझे अपने सारे स्ट्रगल याद आते थे। मतलब मैंने बहुत बहुत मेहनत की है मुंबई में रह के।
वहाँ पे लोकल ट्रेन में आना जाना। मेरी फैमिली को आज तक से नहीं पता है कि मुंबई में कुछ दिन ऐसे थे कि मेरा जो लुक था, मैं एक तो प्रॉपर टिपिकल गांव से थी, गांव की गोरी हट्टी कट्टी काली सी सावली सी, मतलब प्रॉपर जो लड़की देखी होगी कभी गांव वाली आपने, मैं बिल्कुल वो थी। ठेठ लेकिन गांव के जिसे कहते हैं। हाँ, ठेठ। जब मैं मुंबई गई ना तो मुझे जूनियर के भी काम बहुत कम मिलते थे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी अच्छी खासी लड़कियां हैं, हजारों लाखों में लड़कियां हैं। मतलब वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट के काम के लिए भी हजारों लाखों लड़कियां पड़ी हुई हैं। उन सब के बीच मैं गई थी, और मैं पूरे गांव से ही उठ के सीधा वहीं गई थी, तो मुझे जूनियर के काम भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। एक टाइम तो मेरे लाइफ में ऐसा आ गया था कि मैं कहीं भी जाती थी ना तो मुझे काम नहीं मिलता था। आखिर में मुझे बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सुना होगा ये लाइन आपने। तो जब ऐसा हुआ ना कि मुझे जूनियर की भी काम नहीं मिलते थे, तो इवेंट्स होते थे वहाँ पे। तो मेरी एक फ्रेंड का कोई फ्रेंड था जो ये इवेंट्स मैनेज करते थे, तो वहाँ पे कैटरिंग के काम होते थे जहाँ पे गर्ल्स को खाना सर्व करने के लिए रखा जाता था। तो मैंने वो काम कुछ दिन वो किया, लेकिन वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हुई मेरे लुक को लेके, मेरी बॉडी को लेके। वहाँ में भी अच्छी ब्यूटीफुल गर्ल्स चाहिए होती है उनको। मैं गई वहाँ पे, कुछ दिन काम किया मैंने, लेकिन वहाँ पे भी मुझे काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि जो मेरा लुक था, मैं जिस तरीके से रहती थी वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने ये फेस किया कि हमें 8 घंटे खड़े होके खाना सर्व करना होता था, और लास्ट में जब सारे इवेंट्स खत्म होते थे ना, जो खाना बचते थे उस टाइम पे, तो हम वो सब खाते थे। तो अगर मैं थाली लेके खाना निकाल रही हूँ अपने लिए, तो मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है। वहाँ पे ऑलरेडी लड़कियों का ना एक ग्रुप बन जाता है, अब मैं उन ग्रुप से अलग। तो अगर मैं थाली में खाना लेके अपने लिए बैठी हूँ, तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो लड़कियां आकर मेरे सामने से मेरी थाली उठाकर लेके चली जाती थी कि तू जा अपने लिए कुछ और ले ले। मतलब समझ रहे हो कि अगर किसी बंदे ने खाना लिया है अपने सामने, खाना खाने जा रहा है, थाली छीन के लेके चला जाए, तो आपको क्या फील होगा? अब इतने घंटे खड़े होकर काम कर रहे हो, भूख आपको भी लगी, उनको भी लगी है। तो मैंने ये सारी चीजें फेस की है, और लास्ट में जब जाओ खाना लेने की, तो कुछ बचता ही नहीं था। तो ये कि हाँ, मुंबई में किस दिन खाना नसीब भी हुआ है, किस दिन नसीब नहीं भी हुआ है, बट मैंने अब तक से हार नहीं मानी है, ना कभी मैं मानूंगी। तो मैंने स्ट्रगल फेस किया है बहुत मुंबई में। तो आपने मुंबई में अर्निंग सोर्स क्या जनरेट किया जिससे कि आपको थोड़ा एक वेल सेटल्ड लाइफ मिली? स्टार्टिंग में तो वही मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, जहाँ पे स्टार्टिंग मेरे 150, 200, 250, फिर किसी दिन 2000 पर डे का, 2500 पर डे का मिलता था। बट मुझे ना ये रियलाइज हुआ कि जो अभी मैं हूँ, क्योंकि कंपटीशन दर मतलब कि टाइम टू टाइम इतना बढ़ता जा रहा है ना कि Competition तो आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ अलग अपने अंदर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना काम कर चुकी थी, इतने लोगों से मिल चुकी थी, तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि मैं क्या हूँ और सामने वाला क्या है, और मेरे अंदर क्या कमियां हैं। इंसान को कोई भी काम करने से पहले ना, उस काम को लेकर कॉन्फिडेंस बनाना बहुत जरूरी है, खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। तो मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस माहौल में हूँ, जिन लोगों को मैं देख रही हूँ अच्छे से, एक से बढ़कर एक मॉडल्स एक्ट्रेस पड़ी हुई है, और उनके सामने मैं। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना, तो फिर क्योंकि मुंबई इतना कॉस्टली था कि मुझे बहुत मुश्किल होती थी वहाँ पे सर्वाइव करना, तो फिर मैंने डिसाइड किया मुंबई आने का, सॉरी दिल्ली आने का मुंबई से। तो वहाँ पे यही अर्निंग थी मेरी कि मैं जूनियर आर्टिस्ट के मैंने काम किए, कुछ टाइम इवेंट्स किया, 1 साल किया, ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम सिर्फ अगर यही करूँगी तो फिर जो मेरा ड्रीम है उसको कैसे करूँगी? मेरा जूनियर का ही काम करना ये ड्रीम नहीं था। हालांकि मैं तो उस मजबूरी में कर रही थी कि मुझे पैसे कमाने थे, अब पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं था उस टाइम पे। तो उसके बाद जब मुझे समझ में आया, तो फिर मैं मुंबई से दिल्ली आई। और दिल्ली आने के बाद मेरे अंदर एक गॉड गिफ्टेड था कि मैंने कभी किसी से डांस नहीं सीखा था, लेकिन हाँ, मुझे डांस बचपन से ही क्रेज था डांस का। यहाँ आने के बाद मैंने कुछ डांस के इवेंट्स भी किए, मैंने क्लासेस दी, मैंने मुझे जुम्बा आता था, मैंने जुम्बा क्लासेस दी। तो इन सब चीज़ों से मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की। वो जितनी भी अर्निंग होती थी वो मैंने खुद पे इन्वेस्ट की। अगर आप मेरी पहले की उजाला को देखोगे और अब देखोगे ना, तो आप जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं मुंबई निकली थी तो मेरे बचपन से ही फ्रेंड्स बहुत कम रहे हैं, लड़के लड़की जो भी बहुत ही कम रहे हैं।
तो जब मैं मुंबई निकली थी तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स बचे कुचे थे सबसे कांटेक्ट में टूट चुका था। बस कांटेक्ट था तो घर से था। मुझे इतनी गालियाँ मिली है घर से, मेरे खानदान से गालियाँ मिली है, गांव पे गालियाँ मिली है, क्योंकि गांव में मैं इकलौती लड़की हूँ जो इस फील्ड में हूँ। लड़के हैं कुछ जो अच्छे खासे काम कर रहे हैं, बट लड़कियों में देखा जाए तो मैं पहली लड़की हूँ जो मैंने डांस भी स्टार्ट किया था। तो गांव से भी मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। मैंने यूट्यूब वीडियो जब स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी मैं, म्यूजिक कवर सॉन्ग वगैरह हो गए तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि अरे अरे ये तो है, लड़कों के साथ वीडियो बना रही है, कैसे गले लग रही है वीडियो में, इसको शर्म नहीं है। तो मुझे मतलब बहुत सुनने को मिली है गालियाँ, बहुत सुनने को मिली। बट एक टाइम ऐसा आया कि मैंने खुद को प्रूफ करके दिखाया। फिर मेरी फैमिली को भी मुझ पर कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ अब ये हार नहीं मानने वाली है, जो करना चाहती है वो करके रहेगी। तो फिर मुझे फैमिली का भी सपोर्ट मिलने लगा कि जो बोल रहे हैं लोग बोलने दो, लोगों का काम है बोलना। तो एक बचपन से ही मैं एक रोग से बहुत दूर रही हूँ कि सबसे बड़ा जो रोग है ना, क्या कहेंगे लोग, तो इस रोग से मैं बचपन से ही दूर रही हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैं सबको यही बोलूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, मतलब जिस भी फील्ड में काम कर रही हैं, उनको इस रोग से दूर रहना ही पड़ेगा। जी जो है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग सिर्फ बोल सकते हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आज आपके पास खाना नहीं है तो आपको खाना ला कर नहीं देंगे, क्योंकि वो चीज़ मैंने फेस की है। और मुंबई ऐसी सिटी है कि आप वहाँ पे किसी को मतलब ही नहीं है आपसे। आप भूखे हो, रो रहे हो, मर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको नहीं मतलब कि आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, उनको खुद से मतलब है। तो लड़की के लिए ये कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस फुल हो आपके पास, हार नहीं मानना है आपको, चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए। आई लो ये तो बिल्कुल छोड़ ही दो कि लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल वुमेन बन गए ना, तो जो लोग बुराई कर रहे थे आपको, आप एक टाइम ऐसा आया कि वही लोग आपके सामने आएंगे और आपकी सिर्फ तारीफों की पुल बांधेंगे। आपने नोटिस किया होगा, है कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, जो पीठ पीछे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर वो एक्टर सामने आ जाए तो एक सेल्फी के लिए वो लाइन में लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल धक्का मुक्की कर लेंगे वो एक सेल्फी के लिए। बिल्कुल। तो बोल जो रहे वो पीठ पीछे बोल रहे ना, सामने बोल के दिखाए, पर सामने बोल नहीं सकते हो। और वो जो बोलेंगे कौन सा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कुछ बोले। बहुत लोगों ने मुझे बोला तो मैं क्या हूँ, नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना है। आप सिर्फ बोल सकते हो, और सबके पास जुबान है बोलने की, तो फिर बोलो आप, बट मैं सुनती नहीं। उजाला, सेल्फ डिफेंस एक लड़की के लिए कितना जरूरी है? सेल्फ डिफेंस एक लड़की के लिए बहुत जरूरी है। वो दिन में कहीं बाहर निकले, फिर बाहर कहीं निकले। अभी कुछ टाइम पहले मैं मार्केट गई और सामने से एक बंदा आया, मेरे हाथ पे टच करके उसने पिंच किया। तो अगर हम कहीं भीड़ में, तो हमें समझ में आता है कि भीड़ भाड़ में सिर्फ एक टच होना, फिर कोई आपको चींटी काट रहा है तो फर्क समझ में आता है आपको। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, चींटी काट के जैसे वो बंदा पीछे मुड़ा, मैं भी पीछे मुड़ी, कॉलर पकड़ के उसकी मैंने अच्छे से धुलाई की। वाह। मैंने मतलब बहुत पीटा मैंने उसे। अब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि उस आदमी को मैंने पीटा इतनी बुरी तरीके से। मतलब गलती बंदे की है, लेकिन जो आसपास जो लोग हैं मुझे बोल रहे हैं कि दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़ दो। अरे मैं क्यों छोड़ भाई, गलती उसकी है तो तुम उसको बोलो ना। मतलब उल्टा उन लोग को उसको पीटना चाहिए था और मुझे छुड़ा रहे हैं। जो पीट पाट के उसने मैंने बराबर किया। जब वो चला गया, एक रिक्शा वाला आता है, बोलता है दीदी आपने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं ना तो ऐसे ही होगा। बोला हरामखोर, मेरे कपड़े में क्या खराबी है? अगर कोई औरत आ जाए साड़ी पहन के, तो बुरखा वाली भी आ जाए ना, तो तुम्हारी नजरें नहीं टिकेंगी, इधर उधर नजरें नहीं जाएंगी तुम्हारी, सीधा उस औरत के ऊपर ही जाएंगी। क्या खराबी थी मेरे कपड़े में? मैंने अच्छे से फ्रॉक पहन रखी। तो मार्केट में आपने इतने लोगों के बीच में उस आदमी को अकेले मारा, आपको डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक बार होता तो ठीक, मैं डरती भी, लेकिन मेरे साथ कई बार हो चुका है। सिर्फ एक ही लड़की की मैंने अच्छी खासी बिना सर्फ साबुन के धुलाई नहीं की है, इसके अलावा भी बहुत धुलाइयाँ की है मैंने। अभी कुछ टाइम पहले मैं चांदनी चौक गई थी, तो वहाँ पे मैं निकल रही हूँ साइड से, जानबूझ के वो बंदा सामने आ रहा है, टक्कर मार रहा है और बोल रहा है बहुत सेक्सी लग रही हो। एक तो इतनी तगड़ी धूप थी, उस पर से टक्कर मारी तो मुझे बहुत मतलब गुस्से से बिल्कुल जो खून खोल उठा मेरा। मेरे हाथ में हेलमेट था, मैंने पीछे मुड़ा और दिया उसे एक हेलमेट मार दिया उसको? बिल्कुल। अरे मैं क्यों डरूं भाई, गलती मेरी होती तो मैं डरती भी, गलती तुम्हारी थी, क्यों डरूं मैं? मतलब कि अपनी सेफ्टी जो है ना मेरे खुद के हाथों में है। आज हो कल हो, कभी भी हो, दिन रात में नहीं देखती। अगर मेरे साथ गलत होगा
तो उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, और हर लड़की को रेडी होना चाहिए। तो ये लड़ाई वड़ाई में तो मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं मैं थोड़ा हो दूर सकती बैठ जाता हूँ आपसे फिर। हरकतें वैसे मत नहीं, करना। हरकतें तो मेरी ब्रह्मचारी वाली है। उजाला, आपको मोटिवेशन किस चीज से मिलती है? मोटिवेशन मुझे अपने स्ट्रगल से मिलती है, क्योंकि स्ट्रगल अब से मिलती है। हाँ, क्योंकि अब तक जितना मैंने किया है तो मोटिवेशन मुझे वहीं से मिलती है। ओके। और डिमोटिवेशन कभी मिली है किसी से? बहुत बार मिली है, अब मुझे बचपन से ही मिलती आ रही है। मुझे मेरे स्किन टोन को लेके मुझे बहुत चीजें फेस करनी पड़ी है, क्योंकि मैं बचपन से ही काली थी और मेरी सिस्टर बहुत गोरी। ओके। ज्यादा मुझे प्रॉब्लम तब होती थी जब मैं किसी रिश्तेदार के घर पे जा रही ना, शादी वगैरह में तो जाना ही पड़ता है हमें, तो यार ये वहाँ रिश्तेदारों ने ना आग लगा रखी है दुनिया में। ये रिश्तेदार होते ही इसी वजह से, मुझे तो लग रहा है, आग लगाने के आग लिए लगाने के लिए। मतलब अगर किसी रिश्तेदार के घर में जा रहे हो, वहां पे दो लड़के, काली है गोरी, और दोनों बहनें ही हो, तो बोलते हैं यार ये गोरी हो गई, ये काली कैसे हो गई, ये किस में पड़ गई, ये किसकी मतलब किसकी शकल सूरत में आ गई। ये बचपन से मैंने बहुत फेस तो किया, ऐसे बहुत। बोल दे करो ना, अंकल आपको देख रही थी मैं बचपन में, बताओ आपका सर आगे क्या करूं। सिंपल। काश में बोल पाते ना। हाँ यार, बचपन में छोटे होते हैं ना, हाँ। बोल नहीं पाते, यही तो दिक्कत है। और इस उस चीज टाइम का सुनना फायदा ना पड़ता है परिवार वाले उठा लेते हैं, रिश्तेदार। बिल्कुल। मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए लेकर भी ना। करो यार प्लीज परिवार करो। वालों की। उजाला, जैसे हमने बहुत बार देखा है कि लड़कियों की ना फोटोज को मॉर्फ करके ना उनको ब्लैकमेल किया जाता है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अरे ऐसे यहाँ पे एक बार नहीं बहुत बार हो चुके हैं, मतलब मुझे मतलब ही नहीं है कौन सा पैन लौड़ा क्या कर रहा है, पैन चो मतलब किसी पास इतना टाइम है इसकी माँ की यहाँ की, मतलब मेरी फोटो उठा के कुछ तो भी गाइस कर रहा हम है। यही पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय 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 बाय।